क्या है? जेनेटिक्स मीन्स आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आप लोग जैसे हैं, सबके दादी अम्मा, घर के परिवार के सदस्य, पापा, नाना, नानी, मामा सब होंगे। आप लोग कंपेयर कीजिए, आप लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस, नाक, कान, टीथ, जो भी है, आपका आपके परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ मेल खाता है कि नहीं? yes, sir. तो वही, इसी को हम तो आनुवंशिकी कहते हैं। माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा? जीन्स या गुणसूत्र के द्वारा। हाँ, उसी को हम आनुवंशिकी कहते हैं। लेकिन मेंडल ने जब तक आनुवंशिकी की खोज किया था, उन्होंने गुणसूत्र को नहीं जाना था। उन्होंने गुणसूत्र के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया था, कारक, फैक्टर। और जो हम जीन्स कहते हैं, जीन्स को उन्होंने एलील्स कहा था। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आपको, 60 में, इसलिए कि आप 10th की क्लास है। तो आनुवंशिकी की परिभाषा लिखो। माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आप समझ में आए कि क्या आनुवंशिकी है? सीधी सी सरल भाषा में परिभाषा। आपकी किताब में तो बहुत कुछ लिखा होगा। अब मेंडल के जो 3 नियम हैं, पहला नियम क्या है आनुवंशिकी के? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम है मेंडल के। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम है मेंडल के आनुवंशिकी के। अब इसी 3 नियमों को पढ़ने से पहले हम कुछ मेंडल की आनुवंशिक शब्दावली पे चर्चा करेंगे, तभी ये 3 नियम आपको समझ में आएंगे। बहुत सार में बताएंगे। मेंडल, अगली हेडिंग डालो, मेंडल की आनुवंशिक शब्दावली। मेंडल की आनुवंशिक शब्दावली। पहला लिखो, मेंडल ने
गुणसूत्र को कारक कहा। मेंडल ने गुणसूत्र को क्या कहा? गुणसूत्र शब्द को कारक कहा। अब आप जानते हो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं। तो इन जोड़ों को इन्होंने क्या कहा? एलील। जोड़ों को क्या कहा? एलील। दूसरी शब्दावली इन्होंने गुणसूत्र के जोड़े को एलील कहा। गुणसूत्र के जोड़े को एलील कहा। जैसे कैपिटल टी ये क्या है? एक एलील शुद्ध, ये शुद्ध लक्षण के एलील है। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? संकर एलील है। और स्मॉल टी ये बौने लक्षण के एलील है गुणसूत्र में। ठीक, अगला लिखिए। लंबे लक्षण के लिए इन्होंने कैपिटल टी बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया। अगला लिखिए। समजात लक्षण समझना है आपको। समजात लक्षण क्या है? समजात होमोजाइगस। जब एक ही एलील के, एक ही जोड़े के दोनों लक्षण समान हो, जैसे कैपिटल टी, इसको इन्होंने क्या कहा? समजात। ठीक, समजात लिखते कैपिटल टी करते जाओ। और उसका विषमजात। इसी में है सर। लिखते जाओ जो समझा रहे हैं, इसको समझ लोगे तभी आगे पढ़ पाओगे। विषमजात जब एक ही जोड़े के दोनों लक्षण भिन्न भिन्न हो, कैपिटल टी ये क्या हो गया? विषमजात। शुद्ध लक्षण, शुद्ध लंबा को इन्होंने किससे प्रदर्शित किया? कैपिटल टी। शुद्ध बौना को इन्होंने किससे प्रदर्शित किया? कैपिटल टी स्मॉल टी। लिखिए इतना। उसके बाद आता है फिनोटाइप। बहुत पूछता है फिनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? बाह्य लक्षण के आधार पे जब जीवों को कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत ग्रुप में बांटा जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? फिनोटाइप। जब जीन स्तर या गुणसूत्र स्तर पे जीवों को बांटा जाता है तब उसे कहते हैं हम क्या? जीनोटाइप। उदाहरण के लिए देखना, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में
क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे कैपिटल P स्मॉल, एक इसका आ जाएगा और एक इसका। ये क्या हुआ F1 पीढ़ी में संकर लंबे, इसलिए लंबा लक्षण क्या है, प्रभावी है, यही प्रदर्शित होगा संकर लंबे। अब जब F1 पीढ़ी के सदस्यों में स्वपरागण कराया जाता है, इसे मेंडल का चेकबोर्ड बनता है। इसको यहाँ लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये नर भाग हो गया मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट इस साइड में लिखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। स्वपरागण क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे उभयलिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल का पौधा उभयलिंगी होता है, नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नर जननांग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, मादा जननांग को स्त्रीकेसर कहते हैं। जब एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं तब उसे हम कहते हैं क्या, उभयलिंगी पुष्प। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचे तब उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। और जब किसी पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण। तो होता है इसमें, इसको करोगे कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, ए कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको फिनोटाइप में अगर देखोगे, ये लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, क्योंकि टी प्रभावी अक्षर है, अब इसको भी बताते हैं, और ये भी लंबा होगा। ये क्या हो गया, बौना हो गया। इसमें फिनोटाइप हो गया क्या, 3:1। इसलिए बाह्य लक्षण के आधार पे हमने देखा है, बाह्य आकृति बाहर से देखा है कि कौन लंबे हैं और कौन बौने हैं। इससे सिद्ध हुआ 3% क्या है, लंबे हैं, 1% क्या है, बौना है। जीनोटाइप मतलब गुणसूत्र के आधार पे, गुणसूत्री आनुवंशिकी के आधार पे जब देखते हैं इसको, ये शुद्ध लंबा है कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा हुआ, और ये क्या हुआ, बौना हुआ। तो इसका अनुपात है लंबा अनुपाते बौना। ये कितने हो गए, 3:1। ये होगा क्या, लंबा अनुपाते संकर लंबा अनुपाते बौना। हो जाएगा 1:2:1। क्यों, क्योंकि जीन गुणसूत्र स्तर पे हमने, एलील स्तर पे इसको हमने पहचाना, समझ में आ रहा है नहीं आता। तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है क्या, बाह्य आकृति के आधार पे जब किसी जीव को पहचाना जाता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो 3:1 के अनुपात में आता है। जब आनुवंशिक आधार पे या गुणसूत्र के आधार पे उसकी पहचान की जाती है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, जीन्स के आधार पे। तो है 1:2:1। आज मेंडल के 2 नियम बता देंगे। तीसरा नियम जो है आपका वो थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हो गया।
प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है? आप लोग जब प्रेयर करते हो, छोटे बच्चे क्या होते हैं? आगे खड़े होते हैं, बड़े बच्चे पीछे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे दिखाई देते हैं। अगर कोई पीछे से देखे तो सामने कितने बच्चे खड़े हैं काउंटिंग नहीं कर पाएगा, कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो लक्षण सबसे लंबा होता है, जो लंबे होते हैं वे प्रभावी हैं। जो लक्षण लंबे होते हैं या जो अधिक दिखाई दे उसे आप प्रभावी ही कहोगे ना। तो प्रभावी, जैसे हमने कहा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमने लिखा था लंबा, यही लिखा था ना। होना चाहिए इसको संकर लंबा। लंबा इसलिए कहा क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण के आगे अप्रभावी लक्षण छुपा हुआ है, ये अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको हम कह दिए क्या? लंबा। और अप्रभावी लक्षण क्या होगा? अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो प्रदर्शित नहीं हो पाता, जो दिखाई नहीं दे पाता। जैसे इस लक्षण में बौना, इसको हमने बौना नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बौना लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। आगे चलते हैं। एक संकर त्रास और दुई संकर त्रास, इसको लिख लेना ही आता है। नहीं, पहले देखो संकर क्या है, पहले समझो संकर क्या है। संकर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण या हाइब्रिड मीन्स संकर। संकर क्या होता है? जैसे आप लोग के अधिकांश लोगों के घर तो खेती होती होगी, खेती होती है, तो जब नई फसल बोना होता है तो लोग कहते हैं कि ब्लैक के बीज लाओ, ब्लैक के बीज लाओगे तो पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। सामान्य तौर पे यही कहते हैं। ब्लैक के बीज थोड़ा महंगे होते हैं लेकिन उनकी पैदावार अच्छी होती है, उसमें खाद और पानी की जरूरत थोड़ा कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि वे बीज होते हैं संकर, हाइब्रिड प्रजाति के होते हैं। जैसे आप इस पहले के जो बैगन होते थे, टमाटर होते थे, उसमें बीज बहुत होते थे, लेकिन अब तो 1-1 केजी का बैगन आता है तो बीज ही नहीं रहता है। नेनुआ खूब बड़े बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, लेकिन उसमें काटोगे तो बीज ही नहीं रहेगा। कद्दू में सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको पपीता मिलेगा। पहले तो पपीतों में काफी बीज रहता था, अब पपीतों में बीज क्या है? काटो तो 10-5 बीज मिलते हैं, अन्यथा मिलते ही नहीं। ये सब किस कारण हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन के कारण, संकरण के कारण। तो संकर क्या है ये देखना है। अभी हमने लिखा था संकर पौधे, जब दो लक्षण एक साथ मिल जाए और तीसरा लक्षण प्रदर्शित कर दे, जैसे लंबा और बौना को लेकर के हमने तीसरा लक्षण बनाया क्या? यहाँ तो होना चाहिए लंबा, इसलिए लंबा लक्षण प्रभावी है, जो दिखाई दे वो प्रभावी है, लंबा होना चाहिए, लेकिन हम इसको लिखते क्या है? संकर लंबा। संकर का मतलब ये होता है जब किसी भी लक्षण में या किसी भी जीव में दो तरीके के गुणसूत्र मिले हुए हैं, दो गुणसूत्र मिलकर के तीसरा लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संकर। समझ गए? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या? कहानी सुन रही हो आराम से बैठ कर, यही जाती है सबसे अधिक मैं परेशान करने। सर ध्यान से सुनेंगे तभी तो आएंगे। अब क्या किसकी चर्चा करने जा रहे थे? हाँ, एक संकर त्रास।
इसको लिखिए एक संकर क्रॉस। जब एक आनुवंशिक लक्षण जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, जब एक आनुवंशिक लक्षण जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब एक आनुवंशिक लक्षण जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, यही है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब अगला है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस क्या है? जब दो आनुवंशिक लक्षण, अभी तो यहाँ था क्या, लंबा और बौना, अब दो आनुवंशिक लक्षण कैसे होंगे? गोल पीला, एक लक्षण हो गया, दो लक्षण एक साथ है, दो आनुवंशिक लक्षण, एक गोल हो गया, दूसरा पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा, दो आनुवंशिक लक्षण हो गए। गोल पीला ये हुआ आपका गोल पीला, ये हुआ आपका झुर्रीदार हरा, दो लक्षण हो गए। और एक लक्षण के साथ दो लक्षण है, यहाँ पे लंबा और बौना था, यहाँ पे क्या हुआ, गोल पीला झुर्रीदार हरा। आप बीज देखते हो, मटर के बीज को देखो जैसे, तो अगर एक पाव मटर खरीदते हो तो उसमें अधिकांशतः दाने गोल होंगे, लेकिन कुछ दाने उसमें चिपके हुए होंगे। जो गोल दाने होंगे पीले रंग के होंगे, जो चिपके हुए दाने होंगे वो हरे रंग के होंगे, है कि नहीं? yes, गोल और पीला आपका प्रभावी लक्षण है, इसलिए कि संख्या में अधिक है। झुर्रीदार और हरा अप्रभावी लक्षण है क्योंकि ये संख्या में कम है। तो जब दो आनुवंशिक लक्षण जैसे गोल पीला, झुर्रीदार और हरा, लिखिए, जब दो आनुवंशिक लक्षण गोल पीला और झुर्रीदार हरा को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक, अब इसकी कुछ और प्रतीक के अनुसार है शब्दावली, बिना इनके पढ़े बेटा, बिना इनके समझे, मेंडल के तीनों ला हम बहुत पढ़ा दें आपको तो समझ में नहीं आएगा। मैडम आती तो तीनों ला पढ़ा देती, खत्म कर देती, यही होता है ना? हाँ। अब एक है आपकी जी, जी को हम लिखेंगे क्या? नहीं, पहले पी लिखेंगे, पी, पी को कहते हैं पैतृक पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी। उसके बाद जी लिखेंगे, युग्मक पीढ़ी, जेनेटिक पीढ़ी। लिखेंगे फिर F1 प्रथम पीढ़ी, उसके बाद लिखेंगे F2 द्वितीय पीढ़ी,
अब चलते हैं हम मेन चीज। आनुवंशिकी की परिभाषा लिख लिए हो? यस सर। फिर से लिखो एक जगह। अब अभी ये तो अब समझाने का तरीका था, अब आपको शुरू करते हैं। देखो उसी परिभाषा को पूरा लिखना है। माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत एक नंबर में बहुत क्वेश्चन आता है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। पैराग्राफ से मेंडल ऑस्ट्रिया देश के रून सोसाइटी के पादरी थे। पादरी में समझते हो ना, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे चर्च में पादरी होते हैं। ये पादरी थे, शाम को सब्जी बनाने के लिए मटर लाते थे, तो जो मटर के कुछ दाने बचते थे अपने गार्डन में, पादरी थे इन्होंने मटर के पौधे, मीठी मटर, इन्होंने मीठी मटर इसका वैज्ञानिक नाम लिख लो कोष्टक में, मीठी मटर का बहुत पूछता है, पाइसम सेटाइवम। मीठी मटर के पाइसम सेटाइवम, मीठी मटर के कोष्टक पर पौधे पे अपना अध्ययन किया। जिसमें इन्होंने 7 जोड़ी आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखकर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहले आनुवंशिकी की परिभाषा प्रस्तुत किए इन्होंने। यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या? आनुवंशिकी की परिभाषा। तो माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण, तथा इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने किस पौधे पे अध्ययन किया? मटर के पौधे पे अध्ययन किया। मेंडल ने कितनी जोड़ी लक्षणों को देखा? 7 जोड़ी लक्षणों को देखा। अब आते हैं हम मेंडल के नियम पे। पहला नियम है, लिखो। अच्छा, मेंडल के तीनों नियम लिख लो। अब यहाँ फिर से लिखो। मेंडल के 3 नियम है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। हाँ, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम।
युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, अभी लिखे थे बेटा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तुम लोग सोचते हो कि जब शुरू हो जाते हैं तो एफएम की तरह कंटिन्यू चलता रहता है, हाँ? अब पहला नियम डालो, प्रभाविता का नियम। दो नियम आज समझा देंगे आपको। प्रभाविता का नियम, पहले समझिए। प्रभावी, हमने कहा कि जो लक्षण अधिक मजबूत हो, जो अधिक सशक्त हो, जो प्रदर्शित होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। जैसे अभी इसमें लड़ाई हो तो जो मजबूत होगा वही जीतेगा। वो जीता किस लिए? क्योंकि वो प्रभावी है। परीक्षा होगी तो अच्छा नंबर कुछ बच्चों का रहेगा, कुछ का मध्यम में रहेगा, कुछ का लास्ट में रहेगा। तो अच्छा किसका रहा? जो पढ़ा, जो मेहनत किया, जो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभावी रहा। अब तो समझ गया प्रभावी ना? यह एक संकर क्रॉस पर आधारित है। यह एक संकर क्रॉस पर आधारित है, अर्थात इसमें एक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। पैराग्राफ 3 आपको और रटने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, रटना तो नहीं पड़ेगा ना।